स्टूडेंट्स, अमिताभ सर हियर। आज इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे मनी एंड बैंकिंग। ठीक है। और खास करके आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अबाउट द मीनिंग ऑफ मनी एंड द फंक्शंस ऑफ मनी। यानी मनी ही मनी, चारों तरफ पैसा ही पैसा। लेकिन उससे पहले मैं आपको उस सिविलाइजेशन में ले चलूंगा जिस वक्त मनी हमारे पास था ही नहीं, मनी का कोई एग्जिस्टेंस था ही नहीं। तो सोचने की बात है, लोग अपनी ज़रूरतों को, अपने रिक्वायरमेंट्स को कैसे पूरा करते थे। सपोज किसी फार्मर को कपड़े की ज़रूरत है तो वो किसी वेवर से कपड़े लेते थे, और सपोज किसी वेवर को अगर गेहूं की ज़रूरत है, व्हीट की ज़रूरत है, तो वो किसी फार्मर से व्हीट लेते थे। तो ये जो एक गुड्स के साथ दूसरे गुड्स का एक्सचेंज होता था, उस समय इस सिस्टम को हम लोग कहते थे बार्टर सिस्टम। तो हम यहां से समझ गए कि पैसे नहीं थे हमारे पास, मनी का कोई नामो निशान नहीं था, फिर भी लोग अपनी जरूरतों को पूरा कर लेते थे। कैसे? एक गुड्स को दूसरे गुड्स के साथ एक्सचेंज करके। एंड दिस सिस्टम ऑफ एक्सचेंज इज नोन एज बार्टर सिस्टम। सो लेट अस नो व्हाट इज बार्टर सिस्टम। It means the direct exchange of one commodity for another, जो मैंने आपको अभी अभी एग्जाम्पल दिया था। लेकिन जरा सोचिए कि क्या उस वक्त लोगों को परेशानी नहीं होती होगी। सपोज जो किसान है जिसको कपड़े की जरूरत है, वो ऐसे व्यक्ति के पास गया जिसके पास सरप्लस कपड़ा था, लेकिन वो व्यक्ति उसको कपड़ा उस वक्त देना नहीं चाहा, क्योंकि उस व्यक्ति को उस समय किसान से गेहूं की जरूरत नहीं थी। ऐसा हो सकता था मे बी, और ऐसा ही होता था। तो बहुत सारा डिफिकल्टीज था, जिस वजह से अब देखो, जहां पे डिफिकल्टीज रहता है, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। जहां पे जरूरत होगी तो वहां पे नए नए इन्वेंशंस होंगे। तो बार्टर सिस्टम के कई सारे डिफिकल्टीज थे, और शायद इसी वजह से लोगों को मनी की जरूरत पड़ गई। तो आइए पहले बात करते हैं कि बार्टर सिस्टम की डिफिकल्टीज क्या क्या थी। सबसे पहला, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस। सपोज as I have said, suppose there is a farmer needs clothes from a weaver, but the weaver is not ready to deliver the clothes to the farmer. weaver ने कहा भाई अभी तो मैं कपड़े आपको नहीं दे सकता। तो फार्मर ने कहा कि मैं आपको गेहूं दे रहा हूं इसके बदले। तो वीवर ने कहा कि मेरे पास ऑलरेडी गेहूं पड़ा हुआ है, तो मुझे आपकी गेहूं नहीं चाहिए, इसलिए मैं आपको कपड़े भी नहीं दूंगा। तो यहाँ पे बात को समझो, ये जरूरी नहीं है कि जब आपको किसी चीज की नीड हो तो दूसरे व्यक्ति को भी आपसे कोई नीड हो, है ना। तो इसे हम कहते हैं डिफिकल्टी ऑफ या लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस। दोनों का नीड एक ही समय में आए, लाई करे, ये जरूरी नहीं है। तो ये बहुत बड़ा डिफिकल्टी था। दूसरा, लैक ऑफ डिविजिबिलिटी। सपोज यू वांट टू एक्सचेंज योर हॉर्स विद अ पेयर ऑफ शूज। अब हॉर्स का ये हाइट है हॉर्स का, और शूज इतना छोटा सा चीज, तो क्या आप हॉर्स को काट काट के पीस करके आप उसको दे सकते हो? एब्सोल्युटली नॉट। जूते के साइज का बना के उसको दे सकते हो? पॉसिबल ही नहीं। तो इसे कहते हैं लैक ऑफ डिविजिबिलिटी। तो हमें क्या करना पड़ता था? एक बड़े सामान के साथ छोटे सामान को एक्सचेंज करना पड़ता था, ये हमारी मजबूरी थी। इसे कहते हैं लैक ऑफ डिविजिबिलिटी। दूसरा आता है लैक ऑफ कॉमन मेजर। देखो, आज हमारे पास मनी है तो हम आसानी से ये कह सकते हैं कि ये कॉस्टली है, ये चीपर है, इसका अधिक दाम है, इसका कम दाम है। हम मटेरियल का, हम प्रोडक्ट का, हम कमोडिटी का वैल्यू लगा सकते हैं। लेकिन उस वक्त इसका कोई उपाय नहीं था, हमें मेजरमेंट करने का कोई जरिया नहीं था। ठीक है ना, गुड्स को। फिर कहते हैं डिफिकल्टी ऑफ स्टोरेज। अभी क्या है कि आप अपने वेल्थ को, अपनी संपत्ति को फ्यूचर के लिए बचा के रख सकते हो, स्टोर करके रख सकते हो। बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस है और कई सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है जहां पे आप अपनी संपत्ति को फ्यूचर के लिए रख सकते हो बचा के। लेकिन उस समय की बात याद करो। सपोज आपके पास सरप्लस गेहूं है, व्हीट है, तो आप ज्यादा से ज्यादा उसे 6 महीने से 1 साल बचा के रख सकते हो, उसके बाद वो सड़ जाएगा। आपके पास सेव की बागान है, सेव की बागीचा है,
तो उसमें क्या होगा कि आप सेव को बहुत दिन तक स्टोर करके नहीं रख सकते हो। आपके पास एनिमल्स है, बहुत दिन तक आप उसको स्टोर करके नहीं रख सकते हो। तो ये डिफिकल्टीज था कि हम फ्यूचर के लिए अपना वेल्थ को बचाने का हमारे पास कोई तरीका नहीं था। उसके बाद है ट्रांसफर ऑफ वेल्थ। अभी आप घर बैठे अमेरिका, जापान, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, कहीं पे भी अपना पैसा ट्रांसफर कर सकते हो। सपोज आपका कोई रिलेटिव है, वो यूएसए में है, उसको पैसे की जरूरत है, आप यहाँ से तुरंत पैसा ट्रांसफर कर सकते हो। लेकिन सपोज उस वक्त को याद करो, सपोज आपका भाई कोलकाता में, आप यहाँ पे धनबाद में है, और उसे एक बकरी चाहिए, गोट चाहिए, तो आप यहाँ से गोट को भेजोगे क्या? वो जाते जाते बेचारा मैं करते करते तो बीच में ही मर जाएगा। तो सवाल ये बहुत बड़ा डिफिकल्टी है कि आप अपने वेल्थ को उस वक्त एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर नहीं कर सकते थे। नेक्स्ट है डिफिकल्टी ऑफ डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड मतलब होता है फ्यूचर पेमेंट। जैसे आज आप किसी को भी आसानी से उधार दे देते हो और कहते हो कि भाई ठीक है, इसे 10 साल, 20 साल, 5 साल में चुका देना। जैसे बैंक्स की बात करो तो बैंक आपको लोन देती है और आप उस लोन को धीरे धीरे चुकाते हो। उस वक्त चूंकि पैसे नहीं थे तो हमारे पास गुड्स और गुड्स का एक्सचेंज होता था। तो क्या हम ऐसी एग्रीमेंट किसी के साथ कर सकते थे कि भाई हमारे पास एक गोट है, मैं इसको काट काट के आपको 10 महीने में दूंगा? सवाल ही नहीं है। हमारे पास व्हीट है, हम आपको 2 साल में देंगे, क्या गारंटी है व्हीट सड़ जाए तो दीज आर द डिफिकल्टीज ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। सो ये आपने पढ़ा कि व्हाट इज बार्टर सिस्टम एंड व्हाट आर इट्स डिफिकल्टीज। अभी आपने देखा कि बार्टर सिस्टम के कितने सारे डिफिकल्टीज है। और एक चीज मैं और बता दूं कि बार्टर सिस्टम, ये एमसीक्यू क्वेश्चन में आता है कि बार्टर सिस्टम को हम लोग C2C इकोनॉमी भी कहते हैं। C2C स्टैंड्स फॉर कमोडिटी फॉर कमोडिटी, कमोडिटी फॉर कमोडिटी, तो इसे C2C इकोनॉमी भी कहते हैं। तो आपने देखा बार्टर सिस्टम का इतना सारा डिफिकल्टीज था, जिस वजह से मनी बहुत एसेंशियल हो गया था, मनी का डिस्कवर होना बहुत एसेंशियल हो गया था। तो अब देखिए, मैं एक चीज और बताऊं आपको कि बार्टर सिस्टम पूरी तरह से हमारे सिविलाइजेशन से भी गया नहीं है। आप किसी रिमोट एरिया, विलेजेस में चले जाएं तो बार्टर सिस्टम आज भी वहां पे एग्जिस्ट करता है। लोग अपनी मजदूरी देते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई मजदूर है, वो दिन भर काम कर रहा है किसी के घर पे, और वो आदमी उसको एक कपड़ा दे देता है कि जाओ भाई, तुमने सारा दिन काम किया, ये कपड़े ले जाओ, या फिर उसको कुछ खाना दे देता है। तो दिस ऑल्सो बार्टर सिस्टम। आप रिमोट एरियाज के, आप अच्छे अच्छे शहरों में चले जाए, वहाँ पे भी इस तरह के एक्सचेंज होते रहते हैं। तो बार्टर सिस्टम हमेशा के लिए अभी खत्म नहीं हुआ, वो एग्जिस्ट कर रहा है। तो आइए पढ़ते हैं मनी के बारे में। तो मनी को कहा जाता है कि इट्स अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। क्या मतलब है इसका मीडियम ऑफ एक्सचेंज का? सपोज आप कोई गुड्स परचेज कर रहे हैं और फिर उसी गुड्स को बेच रहे हैं। तो जब आप परचेज कर रहे थे तो आपके जेब से पैसे चले गए, और जब आप बेच रहे हो तो आपके जेब में पैसे आ गए। यानी यहाँ पे गुड्स का एक्सचेंज तो हो गया फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। हम किसी से खरीदे, फिर किसी को बेचे, लेकिन बीच में क्या रह गया? पैसा। तो इसीलिए इसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज कहा जाता है। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, अब आइए देखिए मनी का डेफिनेशन क्या है। मनी इज एनीथिंग दैट इज जनरली एक्सेप्टेबल एज ए मींस ऑफ एक्सचेंज, जो अभी मैंने आपको बताया, एंड एट द सेम टाइम एक्ट्स एज अ मेजर। मेजर मतलब कि अब मनी क्या करता है कि किसी भी कमोडिटी के वैल्यू को मेजर करता है कि ये कॉस्टली है या चीपर है, उसे कहते हैं एक्ट्स एज अ मेजर एंड एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। मनी के आ जाने से हम लोग वेल्थ को स्टोर कर सकते हैं अपने फ्यूचर के लिए, ठीक है ना। तो जब भी आप इसके डेफिनेशन को लिखेंगे तो 3 चीज जरूर उसमें आप मेंशन करेंगे। एक तो ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, एक ये मेजर करता है वैल्यू को, और दूसरा हम वेल्थ को स्टोर कर सकते हैं फ्यूचर के लिए। 3 चीज उसमें मेंशन होना जरूरी है। अब देखिए, आइए फंक्शंस पढ़ते हैं। तो मनी बेसिकली आपके स्टैंडर्ड में, स्टैंडर्ड 12 के लेवल में आपको 2 ही फंक्शंस जानना है मनी का। पहला है प्राइमरी फंक्शंस, दूसरा है सेकेंडरी फंक्शंस। प्राइमरी फंक्शंस में आता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया कि अगर मुझे गुड्स को एक्सचेंज करना है तो हमारे पास बीच में मीडियम क्या है? पैसा। पैसे के जरिए ही हम गुड्स को एक आदमी से दूसरे आदमी तक पहुंचा सकते हैं।
दूसरा है मेजर ऑफ वैल्यू, ये भी मैंने डेफिनेशन में भी बताया। मेजर ऑफ वैल्यू का मतलब कि अब मैं कमोडिटीज को मेजर कर सकता हूँ कि ये कॉस्टली है, कौन सा कमोडिटी चीपर है, ठीक है ना। फिर दूसरा फंक्शन है सेकेंडरी फंक्शंस। सेकेंडरी फंक्शन में आता है स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट्स। आपको पता है आजकल लोन का जमाना है कि आप बैंक आपको लोन देती है और आपसे एग्रीमेंट करती है कि आप ईएमआई यानी धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट में हमारे लोन को पे करो। बार्टर सिस्टम में ये हमारा वन ऑफ द डिफिकल्टीज था, डिफर्ड पेमेंट आपको मैंने बताया था। लेकिन मनी के आने के बाद ये सुविधा हमारे पास आ गया। सपोज मैं कोई कमोडिटी खरीद रहा हूँ, कॉस्टली कमोडिटी, अब मैं उसका पेमेंट इन फ्यूचर इंस्टॉलमेंट्स में कर सकता हूँ। इसे कहते हैं स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट्स। फिर कहते हैं स्टोर ऑफ वैल्यू। मनी आ जाने से हम अपने फ्यूचर को सुरक्षित कर सकते हैं। मनी को मैं स्टोर करके रख सकता हूँ अपने बैंक्स वगैरह में, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन या और कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में आप अपने पैसे को स्टोर यानी जमा करके सेव करके रख सकते हैं ताकि आपका फ्यूचर सुरक्षित हो। और तीसरा फंक्शन है ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। मनी को आप कहीं से भी कहीं बैठ से, मान लीजिए धनबाद में आप बैठे हैं तो यूएसए में मनी को आप ट्रांसफर कर सकते हैं, तो मनी इज ट्रांसफरेबल। तो दीज आर दी functions of money, that is primary functions and secondary functions.